नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग्स। जैसा आप जानते हो कि हम भारत के अपवातंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले हमने 3 लेक्चर के अंदर भारत के अपवातंत्र में हिमालय पर्वत के अपवातंत्र के बारे में पढ़ा। हिमालय अपवातंत्र में हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में जाना और देखा कि वहां पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन से जलाभार हैं, कौन से अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हिमालय की नदियों से संबंधित बन सकते हैं। अगला लेक्चर हमारा आज का जो होगा वो पेनिनसुलर रिवर के ऊपर होगा, प्रायद्वीप पठार की नदियों के ऊपर होगा। जिस तरह से आप जानते हो, जो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान और हिमालय रह जाता है, दक्षिण का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप पठार रह जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो ये हिमालय से पुरानी नदियां हैं, पुराना नदी तंत्र है ये, क्योंकि इसका निर्माण बहुत लंबे समय पहले हो चुका था, लगभग 40 करोड़ साल पहले, जबकि हिमालय 5 से 7 करोड़ साल पहले बना। नवीन बलिक पर्वत है तो उसकी नदियां, बहुत सारी नदियां नौजवान हैं, नई हैं, यूथ हैं, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में आगे की ओर आती हैं। और जो प्रायद्वीप पठार की नदियां हैं, इनमें 2 तरह से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। एक तो विभाजन कर सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरा कर सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली। हम यहाँ पर लिख देते हैं अरब सागर में गिरने वाली हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। लेकिन यह विभाजन कोई उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, यह विभाजन डायरेक्शंस के आधार पर है और कि कहीं पे कहां पे नदी मुहाना बना रही है उसके आधार पर है। तो हम देखेंगे एक एक नदी करके। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, देन फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, 4 नदियों के नाम दे देंगे, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बहुत फेमस नदियां हैं ये तो। छोटी नदियों के नाम भी दे सकते हैं, पेरियार, वेगई, तुंगभद्रा, पेनार। कहेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका ऑर्डर जचाइए, कभी कहेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ कीजिए। तो मैं आपसे सभी सवाल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले नदी शुरू होती है स्वर्ण रेखा, पेनिनसुलर प्लेटों में। यहाँ पे कर्क रेखा आ जाएगी। ये दक्षिण की सभी नदियां प्रायद्वीप पठार की नदियां हैं। पिछले लेक्चर में हमने और नदियों के बारे में देखा था। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? ये छोटा नागपुर से निकलती है। छोटा नागपुर, जैसे आप जानते हो, खनिज हृदयस्थली कहा जाता है, भारत का मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है। स्वर्ण रेखा छत्तीसगढ़ से निकलकर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सब बंगाल की खाड़ी है। तो स्वर्ण रेखा क्या है? छोटा नागपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इसके बाद आता है महानदी। महानदी क्या है? एक बड़ी नदियों में है पेनिनसुलर प्लेटों के, जो स्वर्ण रेखा से दक्षिण में है। और एक और इसकी सहायक नदी है तेल नदी, TEL। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि तेल किसकी सहायक नदी है? आंसर आएगा महानदी की। तो यह नदी क्या है? छत्तीसगढ़ से निकलकर आगे बढ़ते हुए अमरकंटक से निकलती है महानदी। अमरकंटक से निकलकर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे डेल्टा बनाती है, जो महानदी का डेल्टा है। यहाँ पे गेहूं और चावल बहुतायत मात्रा में होते हैं इस डेल्टा के अंदर। तो यह क्या है? यह भी एक प्रकार की हम कहें सीजनल नदी है। ये जितनी भी आपको नदियां दिख रही हैं, ये सदानीरा नदी नहीं है। ध्यान दें आप, हिमालय की नदियां सदानीरा हैं क्योंकि वो ग्लेशियर से जन्म ले रही हैं। ये जो नदी हैं ये सीजनल हैं, समय के अनुसार और ऋतु के अनुसार ये इनमें पानी आता है। जब वर्षा की ऋतु होती है तो इनमें पानी आता है, अदरवाइज ये सूखी रहती हैं। तो ये महानदी के बारे में है, जो अमरकंटक से निकलकर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के अंदर डेल्टा का निर्माण करती है। फिर आता है गोदावरी। गोदावरी इस पूरे पठार की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी को समय, आकार, विस्तार और धार्मिक महत्व के आधार पर दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा से हमारा अभिप्राय उत्तर की गंगा नदी है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उसका धार्मिक महत्व है, कल हम बात कर रहे थे। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा क्योंकि ये सबसे पुरानी नदी है प्रायद्वीप पठार की। तो कहां से निकलती है? ये हम कहें पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर आगे बढ़ते हुए
आगे बढ़ते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये जाती है। ये गोदावरी का डेल्टा है। गोदावरी के डेल्टे में भी चावल और गेहूं बहुत अधिक होते हैं। तटीय प्रदेश में आ जाते हैं डेल्टा। और गोदावरी को हम जैसा कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी 3 बड़ी सहायक नदियां हैं। 2 नदियां गोदावरी में उत्तर की ओर से आती हैं, पेन गंगा, वेन गंगा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पेन गंगा, वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। आंसर आएगा गोदावरी की, जो उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। एक नदी इसमें दक्षिण की ओर से आके मिलती है जिसका नाम है मंजरा, दक्षिण से आके मिलती है ये। पेन गंगा जहां मिलती है उसी स्थान पर गोदावरी में मिलती है। फिर गोदावरी का जल बहाव अधिक हो जाता है। इसके बाद आता है कृष्णा। ये जो सारी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्वी घाट पर डेल्टा बना रही हैं। कृष्णा क्या है? कृष्णा भी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और आगे की ओर बढ़ते हुए ये आंध्र प्रदेश के अंदर बड़ा डेल्टे का निर्माण करती है। यहाँ पे भी अधिक मात्रा में चावल गेहूं होते हैं। इस डेल्टा के बारे में खास बात यहाँ ये है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में यहाँ पर तेल के अपार भंडार भी मिले हैं। एक गोदावरी ब्लॉक डी, मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल पूछा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, एसएससी के अंदर, सीजीएल में। गोदावरी डी ब्लॉक किसके लिए फेमस है? तो हम एकदम सोचेंगे गोदावरी का डेल्टा में है, चावल और गेहूं के लिए हो सकता है, जबकि आंसर आएगा ये तेल के लिए फेमस है। यहाँ पे रिजर्वियर भंडार मिलने की पूरी अपेक्षा है, यहाँ पे तेल के भंडार मिले। तो कृष्णा की 2 बड़ी सहायक नदियां हैं, जो उत्तर की ओर से एक भीमा नदी आती है, भीमा नदी, और दक्षिण की ओर से तुंगभद्रा नदी आती है। भीमा और तुंगभद्रा दोनों कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदियां हैं। उत्तर से भीमा आई है, दक्षिण से तुंगभद्रा आई है। एक और ये छोटी नदी है पेन्नार, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलकर आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश में कृष्णा के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आता है कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से एक है। सबसे बड़ी नदी हमने गोदावरी कहा। कृष्णा दूसरी बड़ी नदी है, साइज में बात करें, आप लंबाई की बात करें। फिर कावेरी क्या है? कर्नाटक के ब्रागिरी पहाड़ियों से निकलती है। ब्रागिरी पहाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा केरल को टच करती है, फिर तमिलनाडु में जाके आगे की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी का डेल्टा चावल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर इसे दक्षिणी भारत का पंजाब और हरियाणा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल होता है। कावेरी की खास बात क्या है? इसमें पूरा साल पानी रहता है। जितनी भी प्रायद्वीप पठार की नदियां आपको दिख रही हैं, बड़े से छोटे तक, सभी की सभी सीजनल हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं। बट केवल कावेरी ऐसी है जिसमें पूरा साल पानी रहता है। जिसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इन नदियों के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून में, जब भारत में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है, तब पानी आता है। तब ये सारी सदानीरा, तब इनमें पानी आता है, तब इनमें जल का बहाव अधिक होता है। जबकि कावेरी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो पानी आता है, जबकि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून है, वो भी तमिलनाडु के इन हिस्सों में वर्षा करता है। तो क्या हुआ, इसमें पूरा साल पानी रहता है, चाहे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो, चाहे उत्तरी पूर्वी मानसून से हो। तो कावेरी के बारे में ये खास बात है। कावेरी में और क्या है? आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद बहुत अधिक बड़ा जल विवाद माना जाता है। दक्षिणी भारत में 3 राज्यों के बीच में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तीनों राज्यों के में ये विवाद चल रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इसमें आए हैं। इसकी खास बात क्या है? निकलती कर्नाटक से है। कर्नाटक में इस नदी का 41% हिस्सा आता है कावेरी ड्रेनेज सिस्टम का, जबकि 56% इसका हिस्सा तमिलनाडु में आता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये क्वेश्चन आता है कर्नाटक, तमिलनाडु, और केवल 3% हिस्सा इसका केरल में आता है। तो देखिए, कावेरी जल विवाद 3 राज्यों के बीच में है। सवाल दे दिया जाए कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कितने राज्यों के बीच में है? 3।
कि हाईएस्ट हिस्सा किसके उसमें आता है, तमिलनाडु में, सबसे कम किसमें आता है, केरल में, कर्नाटक में कितना आता है 41%। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया कि तीनों राज्यों को कितने प्रतिशत और कितना कितना पानी मिलेगा, लेकिन फिर से रीट लगा दी जाती है अलग बेंच के अंदर कि हम इस समझौते से सहमत नहीं है। तो ये कावेरी जल विवाद के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट थी जो मैंने आपको बताई। और क्या है, एक और नदी है वेगई जो तमिलनाडु के मैसूर जिले से, तमिलनाडु के सेलम जिले से निकलती है। आगे बढ़ते हुए ये छोटी सी नदी है, तमिलनाडु में ही रह जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो महानदी है गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, केवल ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो लंबी चौड़ी नदी हैं जिनमें पानी का बहाव और वॉल्यूम ज्यादा होता है, छोटी नदियां हैं जो वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पा रही। एक नदी और है अरब सागर की ओर गिरने वाली, पेरियार, जो केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की पहाड़ियों से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहते हुए बंगाल अरब सागर में गिरती है। अभी ये जो जितनी भी नदियां थी ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पेरियार है, ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है, लूनी है। तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए द्रोणी के माध्यम से, मतलब ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला विंध्याचल है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ये बहती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को क्रॉस करके गुजरात में जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है। इसी के साथ आती है ताप्ती। ताप्ती क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले से निकलकर आगे बढ़ते हुए गुजरात में जाकर ये नर्मदा के दक्षिणी हिस्सों में अरब सागर में गिर जाती है। ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जबकि ज्वार नदमुख बनाती है। एस्चुरी बोलते हैं इंग्लिश में। ज्वार नदमुख और डेल्टा दोनों में अंतर हम बताएंगे क्या होता है। इसी के साथ साथ देखिए आप, नर्मदा सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप पठार की ताप्ती उसके बाद दूसरे नंबर पे रहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर आगे बढ़ते हुए नर्मदा की उत्तर से होते हुए अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी क्या है? साबरमती नदी अरावली पर्वतों से निकलती है, अजमेर से निकलकर आगे बढ़ते हुए राजस्थान से गुजरात में जाकर ये अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी बहुत फेमस है, ये थार डेजर्ट की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी हम कहें कि अरावली पर्वत से निकलती है, दक्षिणी अरावली पर्वत से आगे बढ़ते हुए अरब सागर में नहीं गिरती, जबकि कच्छ के रण के अंदर गुजरात में सबमर्ज हो जाती है, विहीन हो जाती है। ये अरब सागर तक इसका जल नहीं पहुंचता क्योंकि ये सीजनल नदी है। ये सवाल अब की बार पूछा गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कि कॉलेज कैडर के एग्जाम में कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। लूनी नदी इसमें ऑप्शन दिया हुआ था अरब सागर, तो लग रहा था कि सबको अरब सागर आंसर होगा, जबकि ये कच्छ के रण के अंदर नीचे घुस जाती है, विहीन हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये सारे सवाल हैं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और इनमें से क्या है, हम बात कर रहे थे ज्वार नदमुख और डेल्टा। ये नदियां सारी डेल्टा बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो डेल्टा क्या होता है? जब कोई भी नदी, चाहे गोदावरी महानदी कोई भी हो, अपने उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक जाते जाते विभिन्न प्रकार की चट्टानों का कटाव करती है, अपरदन करती है, अपने साथ बहाती है। जब डेल्टा के पास पहुंचती है, हम कहें कि जब मुहाने के पास पहुंचती है तो उसका जल का बहाव कम हो जाता है और जो मलबा उसने उठाया है वो वहां पे उसे जमा कर देती है, फिर पानी आगे की ओर निकलता है। यहाँ पे जो मलबा जमा हुआ है उससे एक विशेष स्थलाकृति बनती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे हमने कहा था गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ज्वार नदमुख यहाँ पे बनता है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये भी अपने उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार के मलबे को लेके जाती है, बट यहाँ पे बहाव कम नहीं होता। सीधा मलबा यहाँ पर जमा होने की बजाय मुहाने पर सीधा समुद्र में गिरता है और यहाँ पर उथला होने की बजाय, धरातल उथला होने की बजाय शारप बन जाता है, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। इसमें उभार उत्पन्न हो जाता है, इसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। ज्वार नदमुख कौन बनाती है? नर्मदा, ताप्ती। डेल्टा कौन बनाती है? महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी डेल्टा बनाती हैं।
और फेमस क्वेश्चन यहां से बनता है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ परियोजनाओं की बात की थी, कोई विशेष परियोजनाएं जो नदियों के ऊपर चलाई गई हैं, उसी तरह से हम इसके ऊपर भी देखेंगे कौन कौन सी नदियों के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीप पठार की विभिन्न नदियां हैं, उनके ऊपर विभिन्न जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे हमने हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला आता है जैसे हीराकुंड। हीराकुंड जो डैम है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, महानदी के ऊपर है, यह उड़ीसा में है। ये सवाल हर बार पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी पे है, नंबर 1 महानदी, किस राज्य में है, उड़ीसा। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व की बात कर रहे हैं हम, विश्व का लगभग 4.8 किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा डैम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, हीराकुंड जो डैम है। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि सबसे ऊंचा भारत की बात कर रहे थे, हमने कहा था भाखड़ा नांगल, सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल हमने कहा सबसे ऊंचा। विश्व का दूसरा ऊंचा है ये, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा आएगा हीराकुंड, 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, महानदी और उड़ीसा। फिर आता है कोयना नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना है, महाराष्ट्र में है। ये एक बार HSSC में सवाल पूछा जा चुका है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अलमाटी कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। मेटूर बहुत बड़ा बांध है, कावेरी नदी के ऊपर है, तमिलनाडु के अंदर। नर्मदा घाटी एक परियोजना है, इसमें कुल 29 बांध बनाए गए हैं, 29 डैम्स बने हुए हैं, संयुक्त रूप से बने हुए हैं, जो मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और गुजरात को, तीनों राज्यों को ये फायदा कर रहे हैं। इसमें 29 बांधों में से सबसे जो ज्यादा फेमस है वो सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात के अंदर है। बहुत ज्यादा फेमस है ये सरदार सरोवर डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुजरात में। एक और परियोजना है उकई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात के अंदर है ये। काकरापार परियोजना है ताप्ती नदी पे, गुजरात में। तो ये विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनसे कोई न कोई सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप इसमें एक बार इन परियोजनाओं को देखें। जो अलमाटी है, श्रीशैलम है, मेटूर है, ये यूजीसी नेट नवंबर 2017 में पूछा गया सवाल है। किस तरह से पूछा गया था, एक साइड में लिखा था मेटूर, अलमाटी, श्रीशैलम, और एक और इनमें से दिया हुआ था। साइड में इनके स्टेट लिख दिए थे, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, कहा था कि इनको मैच करके दिखाएं। तो इस तरह से एक सवाल नवंबर 2017 यूजीसी नेट में पूछा गया था, और इनमें HSSC के अंदर भी लगभग सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी जो दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पठार की नदियों पे बनाई गई हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखा। जैसे हमने कहा कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है, हमने कहा नर्मदा पे। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी हमने कहा नर्मदा है। तो इनके उद्गम स्थल कौन से डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, डेल्टा किस लिए फेमस है, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखा कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनमें से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आशा करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इन तथ्यों को अध्ययन कीजिए, देखिए, लिखिए आप अपनी कॉपी के अंदर, ताकि एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन करके जा सको। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।